अपने आप बच्चे जुड़ते जाएंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो कल हम लोगों ने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आगे एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। सो चलिए, अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स करवाने से पहले मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊंगी। सो एनर्जी लेवल डायग्राम, तो पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम करेंगे ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। सो ऑल हैव जॉइन ना? हाँ जी। सो चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए। सो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप क्योंकि अब हमने सारे ऑर्बिटल्स पढ़ लिए, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, अब वो जो ऑर्बिटल्स आए हैं, नेचुरली हमने उन ऑर्बिटल्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास? हमें मालूम है 1s है, 2s है, 2p, ठीक है, 3s, 3p एंड सो ऑन। तो इन ऑर्बिटल्स को हमने एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हाइड्रोजन एटम के केस में ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, दैट इज इन दिस। अगर हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो यहाँ पे मैं n का लेवल बना रही हूँ। n मतलब एनर्जी लेवल। सो एनर्जी लेवल 1, यहाँ पे होगा एनर्जी लेवल, ठीक है। देन एनर्जी लेवल 3, देन एनर्जी लेवल 4 एंड सो ऑन। तो आप भी बनाइए ये डायग्राम अपनी अपनी कॉपी पे। तो फर्स्ट लेवल में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे हाइड्रोजन के केस में 1s ऑर्बिटल है फर्स्ट एनर्जी लेवल में। देन सेकंड एनर्जी लेवल में जो ऑर्बिटल है दैट इज 2s एंड 2p, 2s एंड 2p, राइट। दोनों ही एनर्जी लेवल में है सेकंड एनर्जी लेवल, और दोनों की एनर्जी सेम है हाइड्रोजन के केस। जब हम तीसरा एनर्जी लेवल का सब शेल्स बनाएंगे तो इट विल बी 3s, 3p एंड 3d। हाइड्रोजन के केस में तीसरे शेल में 3 सब शेल्स होंगे, 3s, 3p, 3d, तीनों की एनर्जी सेम होगी, राइट। इसी तरह से जब हम चौथे का बनाएंगे तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। एनर्जी लेवल डायग्राम मैं बना रही हूं, दिस इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो है उसमें एनर्जी लेवल इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर मैं 5वें शेल के ऑर्बिटल्स बनाऊंगी, सब शेल्स बनाऊंगी, तो 5s, 5p, 5d एंड 5f एंड 5g। s को s के ऊपर लिखो, p को p के ऊपर लिखो, d को d के ऊपर लिखो, f को f के ऊपर लिखो और g ऐसे एंड सो ऑन। और इसी तरह से आप आगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते जाएंगे। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन भी कहां पे है? 1s ऑर्बिटल में, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन को कह देते हैं 1s1, ठीक है, राइट। लेकिन ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा बाकी एटम्स के लिए। तो अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। सो नाउ राइट डाउन अगेन। सो
एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो वो हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम जैसा नहीं होगा, दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो चलो इसका बनाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट। चलो, सो जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए डायग्राम बनाएंगे तो उसका जो डायग्राम होगा दैट विल बी लाइक दिस। सो फिर से बनाइए ऐसे करके एक लाइन, और ऐसे करके ये हो जाएगा n इक्वल टू 1। इसी तरह से फिर n इक्वल टू 2 मैं नहीं लिख रही हूं यहाँ पे, मैं आपको साथ साथ में बनाती जाऊंगी, साथ साथ में बताती हूँ। तो फर्स्ट शेल में जो ऑर्बिटल होगा दैट विल बी 1s, ठीक है। सेकेंड शेल में जो ऑर्बिटल होगा दैट विल बी 2s, और 2s से ऊपर होगा 2p, यहां पे आएगा 2p। ये दोनों ही सेकेंड शेल है। तो सेकेंड शेल में दो सब शेल हैं 2s एंड 2p, लेकिन अब 2s और 2p की एनर्जी सेम नहीं है। इस केस में 2s इज लोअर इन एनर्जी देन 2p, राइट। और क्योंकि हम नीचे से शुरू कर रहे हैं तो जो सबसे नीचे ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे नीचे है, सबसे कम है, उसके बाद एनर्जी बढ़ती जा रही है, राइट। इसी तरह से जब मैं थर्ड शेल बनाऊंगी तो थर्ड शेल में सबसे पहले आएगा 3s, 3s के बाद आएगा 3p, और 3p के बाद आएगा 4s। 3s 3p आप सोचोगे 3d आना था, 3d नहीं आएगा, 3d से पहले 4s आ जाएगा, और 4s के बाद आएगा 3d। तो s के ऊपर ही लिखना है, p वाले को p की लाइन में ही लिखना है, d वाले को d की लाइन में लिखना है। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ, 3s की एनर्जी कम है 3p से, और फिर है 4s, और फिर है 3d, ये ऑर्डर चलेगा। और सबसे कम है 1s, उससे ज्यादा 2s, फिर 2p, उससे ज्यादा 3s, 3p, 4s, और फिर 3d। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में, जबकि आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में आप देख रहे हो यहाँ पे 3s की एनर्जी, 3p की एनर्जी, 3d की एनर्जी सबकी बराबर है। यहाँ पे 2s और 2p की एनर्जी बराबर है, राइट, ठीक है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में ऐसा नहीं होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो उस केस में जो 3s है उसकी एनर्जी कम होगी, उससे ऊपर 3p, उससे ऊपर 4s, और 4s से भी ऊपर एनर्जी होगी 3d की। तो बेटा ये ऑर्डर चलेगा, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके नहीं, इसको मैं ऐसे करके नहीं दिखा सकती कि इट इज n इक्वल टू 3, नो, क्योंकि यहाँ पे n 3 है, यहां तक 3 है, ये 3 n 3 में आता है, लेकिन ये वाला जो है ये n 4 में आ जाता है, समझ में आया। और फिर ये n 3d जो है ये n 3 का हिस्सा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये शो नहीं कर सकती। सो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगी, बिकॉज थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स पहले हैं, फिर 4s आ जाता है, और फिर 3d आता है। तो ये भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जब आप 3d भर देते हो, यानी कि 3d आ गया, तो 3d के बाद अब आएगा 4p। अब 4p की एनर्जी आएगी, और 4p के बाद जब आप यहाँ पे भरोगे तो आप कहोगे भी 4d आना चाहिए, नो, अब आएगा 5s।
एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। मेरा यहाँ पे डायग्राम खत्म हो गया, ठीक है। 5s इसके बाद एंड सो ऑन, राइट। सो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है किस केस में, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, यानी हाइड्रोजन को छोड़ के अगर आप किसी भी और एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अरेंज करोगे तो ये ऑर्डर चलेगा। तो यहां से अगर मैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो ये ऑर्डर है 1s सबसे कम एनर्जी, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओह, कट रही है, क्रैक हो रही है बाकियों को भी? हेलो? नो मैम। नो मैम। बेटा अपना इंटरनेट चेक करो, इंटरनेट के पास बैठो। मैं भी बिल्कुल इंटरनेट के पास बैठी हूँ, मेरा वाईफाई सामने है। आप अपने आप को इंटरनेट के पास रखो, जहां अगर आपका वाईफाई लगा है, अगर मोबाइल डाटा है तो वहां पे बैठो जहां पे सिग्नल प्रॉपर आता हो, ठीक है। अगर मैं, आपने देखा होगा जब मेरी लाइट चलती है तो मैं फोन पे जब कनेक्ट करती हूँ तो मेरा मोबाइल डाटा नहीं चलता, मेरे को बाहर जाना पड़ता है गेट के पास, ठीक है। सो वहां पे उस पॉइंट पे बैठो जहां इंटरनेट बिल्कुल क्लियर है, राइट। चलो, सो यहाँ पे 4p के बाद मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि वहां आगे जगह नहीं होगी। तो 4p के बाद आता है 5s, ठीक है। यहाँ 4p के बाद 5s, 5s के बाद आएगा बेटा 4d, और 4d के बाद 5p। ये लिखते जाओ, ये सीक्वेंस है ऑर्बिटल्स का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ energies of orbitals, ठीक है। तो 5p के बाद आएगा 6s। अब आप कहोगे 5p के बाद तो मैडम 5d आना था, लेकिन यहां नहीं आएगा। केमिस्ट्री में बहुत बड़े झोल होते हैं। केमिस्ट्री में क्या है कि हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते, हम सीधे चलते हैं, सीधे चलते हैं, सीधे चलते हैं, लेकिन वहां जाके फिर हमें टेढ़े होना पड़ता है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी एनॉमलीज हैं, एनॉमलस बिहेवियर है। सो 5p के बाद नेक्स्ट जो आएगा दैट इज 6s, 6s के बाद आएगा 5d। तो अभी हम इसको करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 5d भी नहीं आएगा यहाँ, मैं फिर गलत हो गई, 5d भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा 4f और फिर आएगा 5d, और 5d के बाद आएगा 7s एंड सो ऑन, जितना मर्जी आगे जाते जाओ। सो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। फिर से मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मैंने आपको ऑर्बिटल्स बना के, गोले गोले बना के नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत खींची मीची हो जाती है, खिचड़ी पक जाती है, इसलिए मैंने उसको साफ सुथरे तरीके से बताया। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे भी s ऑर्बिटल आएगा उसका मतलब है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अगर आप गोला नहीं बना सकते तो यू कैन क्रिएट अ स्क्वायर, ये ऑर्बिटल को दिखाने की रिप्रेजेंटेशन है। सो यू कैन रिप्रेजेंट, ठीक है, ऑर्बिटल विद अ गोला, गोला मीन, और विद अ स्क्वायर या स्क्वायर के साथ, ठीक है। इसी तरह से जब हम p ऑर्बिटल बनाएंगे, मैं कलर चेंज करती हूँ, मुझे व्हाइट नहीं अच्छा लग रहा। अगर हम p का बनाएंगे तो p के केस में हम 3 गोले बनाएंगे। 3 गोले का मतलब है कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, या आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, अगर गोले नहीं बन सकते तो ऐसे डब्बे में दिखा दो कि इसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। जब आप d बनाओगे तो आप 5 गोले बनाओगे इकट्ठे जोड़ के, 5 ऑर्बिटल्स, यहां आप ऐसे बना सकते हो 5 डब्बे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 5 के f के केस में 7 गोले, ठीक है, और उस केस में आप 7 डब्बे बना दीजिए। अगर गोले नहीं बनते डब्बे बना दो, डब्बे बनते हैं नहीं बनते तो गोले बना दो, आपकी मर्जी है। 4, 5 और ये 6 और 7।
तो इस तरह से हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे भी एस लिखा होगा वहां एक गोला, जहां पे भी पी लिखा होगा इसका मतलब है उसके 3 गोले यानी 3 ऑर्बिटल या 3 स्क्वायर। ठीक है, सो उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसको अच्छे से मैं ये रेड कलर से इसको मैं कर देती हूँ कि ये आपने सीक्वेंस को याद करना है, क्योंकि अगर आप ये याद करोगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर, याद करना है, स्टार स्टार इंपॉर्टेंट। चलिए सो आगे चलते हैं। सो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब ये जो डिफरेंस है ये क्यों है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि वाई कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो पहले आ रहे हैं और कुछ ऑर्बिटल जो हैं आगे बाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, सो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एनर्जी पैटर्न है हाइड्रोजन एटम से मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का क्यों डिफरेंट है? इट इज बिकॉज, उसका कॉज क्या है, कारण क्या है? तो कॉज ऑफ डिफरेंस या डिफरेंट पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। सो क्या कारण है कि हाइड्रोजन एटम, कितनी सीधी लाइन लगी मेरी, देखो। सो कॉज ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम से क्यों डिफरेंट है, उसके क्या कारण है? तो इसके कारण है बेटा, पहला कारण है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फर्स्ट cause is nuclear charge. Second cause is principal energy level. ठीक है, और तीसरा कारण है इसका presence of electron in lower energy levels. सो हाइड्रोजन एटम से मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के एनर्जी लेवल डायग्राम में क्यों फर्क है? तो उसका कारण ये 3 कारण है। तो इसमें बेटा ये जो हमने न्यूक्लियर चार्ज की बात की कि इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाले एनर्जी लेवल डायग्राम एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसको समझते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल ये है न्यूक्लियस और इसके आसपास पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हो गए, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, फिर तीसरा शेल आ गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर ये जो न्यूक्लियस है ये पूरा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से ज्यादा इंटरेक्टेड नहीं होगा, ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में आ गए हैं, जो कि एक शील्ड बना रहे हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक शील्ड बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं, शील्ड या स्क्रीन बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस प्रॉपरली। ठीक है, और ये शील्ड या स्क्रीन कौन बना रहे हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा हम इसको कहते हैं
दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर अभी कॉलेज में होते, मेरी क्लास लगा रहे होते, तो हमारी क्लास में पता है कितनी वो ऐसे करके स्टेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, और बेंचेस लगे हुए हैं, राइट, उसके ऊपर। तो अगर सपोज मेरे पास 100 बच्चे की क्लास है, राइट, और पहली सीट पे जो बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों की मेरे साथ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगी कि सबसे कम होगी, बताओ, गिव मी द आंसर। ज्यादा होगी। ओके ओके। अच्छा, अब जो बच्चे दूसरी, तीसरी या चौथी लाइन में बैठे हैं, उनकी हम कंपैरिजन कम होगी। हाँ, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब सपोज बच्चे जो हैं वो 10वीं रो में बैठे हैं, लास्ट में जाके बैठे हैं, तो उनकी इंटरेक्शन बताओ, उनकी नेग्लिजिबल कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और आप लोगों ने देखा है, बच्चों ने क्लास ना लगानी हो, या टीचर पसंद नहीं है, या उसकी क्लास पसंद नहीं है, या उसका आपने लेक्चर नहीं सुनना, ठीक है, आपने इग्नोर करना है, लेकिन क्लास भी लगानी जरूरी है क्योंकि मैडम डांटेगी या पेरेंट्स डांटेंगे, तो आप क्या करते हो, आप उस क्लास में ना दौड़ के, जब बच्चे सारे आते हैं क्लास में एंटर करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है ना, वो दौड़ के आगे नहीं बैठते, वो दौड़ के पीछे जाएंगे, है ना, ऐसे होता है कि नहीं, बताओ जरा। हाँ जी, यस तो वो बच्चे जो हैं वो दौड़ के लास्ट बेंच जो है या पिछले जो बेंचेस हैं वहां पे बैठने की कोशिश करते हैं कि हमने आगे नहीं बैठना, है ना, क्योंकि आगे बैठने वाले आपने ज्यादातर देखा होगा, टीचर का ध्यान भी जो है वो अगले बेंचेस पे ज्यादा जाता है, पीछे वाले पे इतना जा नहीं पाता, राइट। और वो पीछे वाले बच्चे आराम से टिफिन खोल के खाना खा रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, टीचर को भी नहीं पता चलता क्योंकि वो लास्ट में बैठे हैं, तो टीचर का ध्यान भी नहीं उसके ऊपर जाता। क्यों? क्योंकि वो लास्ट वाले जो बच्चे हैं, वो आगे वाले बच्चे जो बेंचेस पे बैठे हैं, उन बच्चों ने वो लास्ट वाले बच्चों को शील्ड किया हुआ है, उन्होंने एक दीवार सी बनाई हुई है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, लास्ट वाले स्टूडेंट्स के बीच, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं या अंदर वाली रोज के बच्चे हैं, वो पीछे वाली रो के बच्चों को एक शील्ड कर रहे हैं, एक स्क्रीन बना रहे हैं उनके और टीचर के बीच में, ताकि उनकी इंटरेक्शन जो है वो प्रॉपरली ना हो पाए, राइट। इसी तरह से इनर इलेक्ट्रॉन्स भी काम करते हैं, समझ में आया। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि जो आगे बच्चे बैठते हैं वो बेचारे खाना वाना नहीं खा पाते क्योंकि टीचर का ध्यान ज्यादा जाता है, लेकिन जब आप लास्ट में जाके बैठते हो, आप पीछे वाली बेंचेस पे बैठते हो, और कई बार पीछे बैठ के ऐसे ऐसे आगे वाले बच्चों के पीछे भी ऐसे छुप जाते हो कि हम पता ही नहीं लगता कि टीचर क्या बोल रहा है क्या नहीं, और टीचर को भी नहीं दिखता आप क्या कर रहे हो, राइट। तो इसको कहते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग, ठीक है। सो एक स्क्रीन या शील्ड बन गई लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, समझ में आया, ठीक है। और मैं इसका एक और एग्जांपल हूँ, जिस दिन मैडम ने टेस्ट लेना होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं दौड़ दौड़ के आगे वाले बेंचेस पे बैठते हैं नॉर्मली, है ना, क्योंकि भाई पीछे आवाज नहीं सुनती मैडम की, या पीछे पता नहीं लगता मैडम क्या पढ़ा रही है, तो आप दौड़ दौड़ के आगे बैठते हो। लेकिन जिस दिन मैडम टेस्ट रख देती है ना, उस दिन क्या होता है बताओ जरा, सारे पीछे को भागते हैं, पीछे को जाते हैं, सारे पीछे को भागेंगे, आगे वाली बेंचेस पे कोई बैठना नहीं चाहेगा, सारे पीछे की तरफ दौड़ेंगे कि हमने नकल मारनी है या हमने एक दूसरे से पूछना है, आगे बैठेंगे तो मैडम की नजर होएगी, है ना। और अगर मैडम चक्कर लगा रही है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैडम अपनी सीट पे ही बैठी हुई है तो वो पीछे वाले बच्चों को देख ही नहीं पाएगी कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इसलिए सारे बच्चे पीछे की तरफ दौड़ते हैं, भाई आज का दिन तो हमने पीछे बैठना, आज हमने आगे नहीं बैठना। सो दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, राइट। तो उसकी वजह से भी ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं S, P, D एंड F,
इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी उस ऑर्बिटल में। तो एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल्स। मेरी बात समझे? अगर कोई और इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो मैं उसको बोलूंगी वो एस इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई पी ऑर्बिटल में है तो मैं उसको बोलूंगी वो पी इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई डी में है तो उसको डी इलेक्ट्रॉन, एफ में है तो एफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है यानी कि एस इलेक्ट्रॉन है तो बेटा दैट इज मोर नियरर टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। न्यूक्लियस और उसके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होगी, ज्यादा अट्रैक्शन होगी। इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। सो एस सबसे ज्यादा पास में, देन पी, देन डी, देन एफ। अगर एक ही शेल के ऑर्बिटल्स हैं तो एक ही शेल के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 4 तो 4s, 4p, 4d, 4f, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर या नॉट पावर, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब है विच वन इज मोर नियरर टू द न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन इफेक्ट मीन्स मोर नियर टू द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो यस मैम। इन ये जो 3 कारण है इनकी वजह से जो है वो डिफरेंट एनर्जी हो रही है ऑर्बिटल्स की, डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, सो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं। आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आया ये ऑर्डर, क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसका ऑर्डर बताऊंगी कि क्यों 4s पहले आया, 3d बाद में क्यों आया। तो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो राइट डाउन द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbitals. Distribution of electrons in different orbitals, right? That is known as electronic configuration. ठीक है, तो electronic configuration different orbitals कौन से? 1s, 2s, 2p, 3s वगैरह, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि किसी एटम में, किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्डर में भरना है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसको गवर्न करने के लिए 3 रूल्स हैं। इट डिपेंड्स अपॉन 3 रूल्स या 3 प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स कह लो या रूल्स कह लो। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। नंबर 2 is Pauli's exclusion principle, and कोई वेटिंग में तो नहीं है, and third is Hund's rule, Hund's rule of maximum मल्टीप्लिसिटी। सो ये 3 रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम की लिखने के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, बीच में ही हमारी वो भी खत्म हो जानी है मीटिंग सडनली। सो हाँ, सो पहला रूल दैट इज ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, या पहला प्रिंसिपल जो हमको फॉलो करना है, ठीक है, इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, ऑफ-बॉ। ऑफ-बॉ ये जो वर्ड है
इट इज अ जर्मन वर्ड, इट इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, विच मीन्स बिल्डिंग अप. ऑफबॉ मीन्स बिल्डिंग अप. ठीक है, तो ऑफबॉ प्रिंसिपल कहता है, इसकी आप डेफिनेशन बुक में से लिख लेना देख के. सो इट स्टेट्स दैट, लिखूं कि बोल दूं सिर्फ? +1 में भी किया हुआ है आप लोगों ने वैसे. सो ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या Yes, ma'am. हाँ, it states that in ground state an electron enters the orbital of lowest energy first. ठीक है, and the subsequent filling of electron takes place in increasing order of orbitals. अब वो प्रिंसिपल कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ने फिल होना है ना, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा और उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स में जाएंगे. ठीक है, और इसका मैंने ऑर्डर आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था. ये ऑर्डर है जिसको मैंने कहा था रिमेंबर, दिस इज द ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ मैं दोबारा से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? फटाफट लिख लो. 1s, then 2s, 2p, 3s, ठीक है, then 3p, then 4s, 3d, ठीक है, 4p, then 5s, then and so on. इसी तरीके से 4d and so on. वो सारा ऑर्डर मैंने आपको ऊपर लिख के बताया. अब ऐसा क्यों है, ये ऑर्डर क्यों है, ये मैंने कहा था मैं आपको आगे बताऊंगी. सो लेट्स सी, मैं अगली ले रही हूँ शीट. सो ऑर्डर इसलिए है यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई ऑर्बिटल जो है वो बाद में आ रहा है एनर्जी में और कोई ऑर्बिटल जो है वो पहले आ रहा है एनर्जी में. सो इट इज अकॉर्डिंग टू n+l rule, which is also known as Bohrs-Bury rule. So ये n+l रूल या बोहर्स-ब्यूरी रूल को फॉलो करता है. अब ये क्या है? ये रूल कहता है कि that orbital will be filled first in which n+l value will be lower. ठीक है, the orbital which has n+l value less, n+l value will be filled first. सॉरी, यहां पे आना था filled, will be filled first. ठीक है, ये पहला रूल कहता है कि उस ऑर्बिटल को पहले भरोगे जिसकी n+l वैल्यू कम है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, एक मैं ऑर्बिटल ले रही हूं 4s और एक ऑर्बिटल में ले रही हूं 3d. तो अब हम देखते हैं इन दोनों में से किसकी n+l वैल्यू कम है. जब आप 4s की बात कर रहे हो तो n है 4, l है 0, तो n+l हुआ 4 + 0 दैट इज 4. अगर हम 3d की बात करें तो n is 3 but l is 2, l is 2, राइट. तो जब आप n+l करोगे it is 3 + 2 that comes out to be 5. तो दोनों में से किसकी n+l वैल्यू कम है, बताओ जरा जल्दी से. अरे आप 2 मिनट रह गए हैं. M4s. हाँ, सो जिसकी n+l वैल्यू कम होगी दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट, दैट विल बी लोअर इन एनर्जी. ठीक है, n+l वैल्यू विल बी लोअर, विल बी फिल्ड फर्स्ट, यानी कि जिसकी लोअर वैल्यू होगी, लेस वैल्यू होगी, दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट, यानी कि उसकी एनर्जी कम होगी. दैट मीन्स 4s is lower in energy than 3d. Lower. 4s is lower in energy than 3d. मैं फिर से यहां लिख देती हूं n less
n+l value orbital will be lower in energy, उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो आप कोई भी 2 ऑर्बिटल उठा लो और उसकी n+l करके देख लेना, जिसका n+l कम आएगा वो पहले आएगा, जिसका n+l ज्यादा आएगा वो बाद में आएगा, दैट विल बी हायर एनर्जी। फटाफट इसका सेकंड पॉइंट भी कर लें। सो सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट ये कहता है इफ n+l वैल्यू is same for both orbitals, अगर 2 ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम है, then the orbital with higher n value will be, मैं तेज तेज इसलिए लिख रही हूं क्योंकि खत्म हो जानी क्लास, n वैल्यू विल बी हायर इन एनर्जी। सो अब कहता है कि अगर n+l वैल्यू 2 ऑर्बिटल्स की सेम आ जाए तो क्या करेंगे, तो जिस ऑर्बिटल की n वैल्यू ज्यादा होगी दैट विल बी हायर इन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं फटाफट आपको करके बताती हूँ, 3p एंड 3s एंड 2p। अब 3s के केस में n is 3, l is 0, सो टोटल हमारे पास आया 3। 2p के केस में n is 2, l is 1, इस केस में भी आया 3। अब दोनों में n+l सेम है, अब बताओ किसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। सो इस केस में हाँ 2p विल बी लोअर देन 3s, क्योंकि जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो 2p विल बी लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू 3s। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं n+l या बोहर्स-ब्यूरी रूल। और इसके बाद आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वांटम नंबर में। ठीक है, तो मुझे यहाँ दोबारा बताने की जरूरत है, बताइए जरा जल्दी से। हाँ जी फटाफट बोलो। सेकंड पॉइंट मैं चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। पॉलीज लिखो फटाफट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ एक और बात है, 1 हफ्ते के लिए मेरे को मैं ड्यूटी लीव पे हूँ, तो मेरी जगह पे 18 से लेके 24 तारीख तक रणबीर मैडम आपको दोबारा से ऑर्गेनिक